हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत जो परिवहन के सभी साधन थे उनकी पढ़ाई यानी कि उनका अध्ययन हम लोगों ने कल कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये भारतीय भूगोल का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक और बचता है, वो है जनसंख्या और नगरीकरण। उसको खत्म करने के बाद भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम किसी एक नए विषय को स्टार्ट कर देंगे। बाद बाकी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे भी एक क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ तक है कि उसमें आधुनिक इतिहास को शुरू किया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को भी देखना, शाम को 6 बजे और सुबह 10 बजे, ठीक है। 2 क्लासेस आएंगी अब। तो आपका जो कोर्स है आर ओ का वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं भारत में उद्योग को। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यानी कि व्यापक स्तर पर उद्योग इंडस्ट्रीज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ब्रिटेन में। उसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। और ये कब हुई थी? ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। अब देखो, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, तो वो की गई थी 1948 में। ये डेट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और किसने घोषणा की थी? तो वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय केंद्र में कौन थे? औद्योगिक मंत्री थे, ठीक है। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब यहां से देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में। औद्योगिक नीति क्या होती है? यानी कि भारत में उद्योग कैसे चलेगा, ठीक है, किस योजना को अपनाया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग इस औद्योगिक नीति में डिसाइड करते हैं। तो यही होती है औद्योगिक नीति। और औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी और ये कौन सी थी? प्रथम औद्योगिक नीति थी। और इसे किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो उस समय जो औद्योगिक मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा इसे घोषित किया गया था, ठीक है। फिर दूसरी औद्योगिक नीति जो थी उसे अप्रैल 1956 में घोषित किया गया था। औद्योगिक नीति में वही मतलब कि कुछ योजनाओं में परिवर्तन करके कि कैसे हम अपने देश के उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्हीं योजनाओं में परिवर्तित करके फिर दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है 1991 में नई आर्थिक नीति भी जारी हुई, जिससे कि भारत के उद्योग में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। और 1951 में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय सरकार किसकी थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हन राव। ये आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग जब भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये 1991 की नई आर्थिक नीति क्या थी। अभी सिर्फ इतना समझिए कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाया गया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस नीति में क्या इसके तत्व थे? तो वो थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है उदार होना, जैसे कि बहुत सारे उद्योग को स्थापित करने के लिए पहले सरकार से लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सरकार इस मामले में उदार हो गई और बहुत से उद्योगों के लिए लाइसेंस को लाइसेंसिंग जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया, ताकि लोग तेजी से उन बिजनेसेस को बिना किसी दबाव के कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो निजीकरण, यानी कि उद्योगों में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। और वैश्वीकरण मतलब विदेशों से तकनीकों का आयात निर्यात करना चीज़ों का, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों से जोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें इस नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। बाद बाकी इसकी डिटेल्ड जो व्याख्या है वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे? वो हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के दौरान, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इस नई आर्थिक नीति में 3 उपकरण अपनाए गए। कौन कौन से? उदारीकरण,
निजीकरण और वैश्वीकरण। और देखो यहाँ पर जैसे मैंने बात की उदारीकरण की, तो बहुत से उद्योगों से लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए आपको अनिवार्य लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन से उद्योग हैं, एक बार उन पर आप अपनी नज़र मार लीजिए। जितने भी अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ हैं उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जितने भी तंबाकू द्वारा निर्मित उत्पाद हैं उनमें भी आपको लाइसेंस अनिवार्य है। फिर देखो जो इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस व रक्षा उपकरण हैं उनमें अनिवार्य रूप से लाइसेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और बारूद संबंधी उद्योग या फिर दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई मतलब वही माचिस, तो उसके लिए आपको अनिवार्य लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और जो खतरनाक रसायन संबंधी उद्योग हैं इनमें भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्तमान में ये 5 उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के तहत आते हैं। इनको एक बार आप फिर से अच्छे से देख लीजिए। बाद बाकी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। फिर दूसरी नीति अप्रैल 1956 में। फिर नई आर्थिक नीति 1951 में, ठीक है, 1951 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, सरकार पीवी नरसिम्हा राव की। और इस नीति से क्या किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे विभिन्न उद्योगों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लौह और इस्पात उद्योग की। तो लौह इस्पात उद्योग जो है उसे आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में लौह इस्पात उद्योगों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों का आधार है। ठीक है, कैसे आधार है, जैसे मान के चलिए कोई भी उद्योग होता हो वहाँ पर जो भी मशीनें लगती हैं वो किससे बनती हैं, लोहे और इस्पात से। ठीक है, इसीलिए और जहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, कोई भी अवसंरचना वहाँ पर स्थापित की जाएगी तो उसके लिए ज़रूरत किसकी होगी, लौह और इस्पात की। जैसे कि आप समझिए कि अगर आपके यहाँ पे घर बनता है, ठीक है, तो अब आप उसको देखिए, उसमें सरिया भी होगी, उसमें आपके घर में आप देखेंगे बहुत सारे जाल भी लगेंगे और खिड़कियों में जो जाल लगाए जाते हैं वो भी सब किसके होते हैं, लोहे के या फिर स्टील के, रेलिंग लगती हैं। इसीलिए ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसे आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1870 में। लौह मतलब लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत भारत में 1870 में तब हुई जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी तथा पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में अपने संयंत्र स्थापित किए। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, 1870 में। और किस कंपनी ने शुरुआत की थी, तो वो थी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। इसने कहाँ कहाँ पर अपने संयंत्र स्थापित किए, झरिया के निकट कुल्टी और पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र थे या फिर ये जो संयंत्र थे ये बहुत ही छोटी मात्रा में उत्पादन कर रहे थे। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास सबसे पहले 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। ठीक है, तो जो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी थी, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में टिस्को के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1907 में जमशेदपुर में एक प्लांट लगाया। वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहा एवं इस्पात का उत्पादन किया गया। उसके बाद देखो सरकार की ओर से देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 इस्पात कारखानों की स्थापना 1959 में की गई। ठीक है, और कौन कौन से 3 थे, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला है भिलाई, छत्तीसगढ़ में किसकी सहायता से, सोवियत रूस की सहायता से, जिसे आप आज के दौर में रूस कहते हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एक जगह है, वहाँ पर किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। और तीसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने 1959 में स्थापित किए गए। ये कहाँ कहाँ पर थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। बाद बाकी राज्यों के नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कभी इन्हीं दोनों में से सुमेलन के लिए आ जाता है, कभी यहाँ से इसको सुमेलित करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सबसे पहले तो जो लौह इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। क्यों है मैंने बता दिया। लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1870 में हुई थी, लेकिन ये छोटे पैमाने पे थी। किसके द्वारा? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, और 2 कारखाने लगाए गए थे। संयंत्र का मतलब आप कारखाना समझिए, झरिया के निकट कुल्टी एक जगह है वहाँ पर, और पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। लेकिन व्यापक स्तर पर लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, और ये थे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। इनके राज्यों के साथ नाम अच्छी तरीके से देख लीजिए, और किस देश की सहायता से इनको स्थापित किया गया ये अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद देखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? एक और संयंत्र स्थापित किया गया। तो कब? 1966 में सोवियत रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो में। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में फिर से झारखंड के बोकारो में एक चौथा इस्पात कारखाना शुरू किया गया, और किसकी सहायता से? सोवियत रूस की सहायता से। और साथ में स्थापना वर्ष भी आप लोग याद करिए 1966, और वो वाले जो थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना वाले वो 1959। उसके बाद देखो जमशेदपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। तो पिट्सबर्ग ये एक अमेरिका का शहर है जहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, और ये पिट्सबर्ग शहर पूरी दुनिया में लौह इस्पात उद्योग हेतु जाना जाता है। इसीलिए ये अमेरिका का पिट्सबर्ग हो गया, और भारत के पिट्सबर्ग की हम लोग बात करें तो ये जमशेदपुर हो गया, क्योंकि भारत में जमशेदपुर में जो लौह इस्पात उद्योग है वो बहुत ही व्यापक स्तर पर स्थित है। ठीक है, बाद बाकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो जमशेदपुर है उसमें कौन कौन सी कंपनियां स्थित हैं। तो देखो टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज है, स्टील एंड बायर प्रोडक्ट्स है, टाटा पिगमेंट्स है, तैयो रॉयल्स लिमिटेड है, और कई अन्य बड़ी कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पर यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है। इसी कारण जमशेदपुर को भारत का स्टील शहर या फिर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। आगे बढ़े तो अब वो लौह इस्पात उद्योग पूरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एल्यूमिनियम उद्योग की। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एल्यूमिनियम है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है बॉक्साइट से। ठीक है, तो यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम एक खनिज आधारित उद्योग है, सबको पता है। बॉक्साइट खनिज से प्राप्त किया जाता है, और भारत में बॉक्साइट नामक खनिज से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम को किससे निकाला जाता है? तो बॉक्साइट नामक अयस्क से। ठीक है, बात बाकी हम लोग देखें तो भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। भारत को कहीं से भी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या इसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भारत में पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? तो वो लगाया गया था जेके नगर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसे 1937 में लगाया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र या फिर एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ पर लगाया गया? तो जेके नगर, पश्चिम बंगाल, और वर्ष को भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए 1937 में। उसके बाद अगर हम लोग नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करें, जिसे कि शॉर्ट में आप नाल्को के नाम से जानते हैं, ये
भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि सबसे बड़ी भारत की ऐसी कंपनी कौन सी है जो इसका एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है, वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे कि आप नालको के नाम से भी जानते हैं। अब मैं क्यों बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ नालको, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में क्या किया जाता है, सिर्फ ऐसे करके आपको लिख के दे देगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो इसका मतलब यही होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है ताकि चीज़ें गलत ना हो। तो अब भारत में प्रमुख जो एल्यूमिनियम कंपनी है हम लोग थोड़ा उनको देख लेते हैं, बाद बाकी इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक तो एल्यूमिनियम खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, इसका निष्कर्षण या फिर इसको किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें भारत का जो पहला एल्यूमिनियम संयंत्र या फिर कारखाना था वो 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ी एल्यूमिनियम वाली कंपनी की हम लोग बात कर लें तो वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जैसे कि शॉर्ट में आप नालको के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे भारत की सभी प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नालको की ही बात करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, जो मैंने इस तरीके से ये लिखे हैं, क्योंकि विकल्प में आपको बहुत बार पूरा नाम ना देके नालको, हिंडालको ऐसे करके ही आपको दिया गया होगा। तो जो ये नालको है ये कहाँ पर स्थित है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, तो ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। और ये देखो अपनी जो बॉक्साइड है वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये कोरापुट बॉक्साइड के खान से अयस्क प्राप्त करती है। तो कोरापुट में बॉक्साइड की खान भी है, तो वहीं से ये कारखाना बॉक्साइड को प्राप्त करता है और फिर उससे एल्यूमिनियम निकालता है। इस संयंत्र के दामनजोड़ी में एल्यूमिना यानी कि इसको एल्यूमिनियम ही बोलते हैं परिष्करणशाला तथा अंगुल में एल्यूमिना प्रागालक स्थापित है। कुछ बहुत अजीब से शब्द है, प्रगालक का मतलब होता है जहाँ पर कि एल्यूमिनियम वगैरह को पिघलाया जाता है, ठीक है, और उसे फिर विभिन्न शेप में ढाला जाता है, ठीक है। तो ये जो नालको है ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है और यह अपना बॉक्साइड कहाँ से, कोरापुट में जो बॉक्साइड की खान है वहीं से प्राप्त करता है। और इस संयंत्र के अगर परिष्करणशाला की बात करें तो ये दामनजोड़ी में स्थित है और प्रगालक की बात करें तो ये अंगुल में स्थित है। बाद बाकी बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ये संयंत्र अपनी विद्युत को यानी कि अपनी बिजली को कहाँ से प्राप्त करता है, तो अंगुल में एक विद्युत कारखाना है यानी कि जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ से ये विद्युत प्राप्त करता है। बाद बाकी नालको में जो सहयोगी देश है यानी कि इसको स्थापित करने में जो सहयोगी देश है वो है फ्रांस, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जगह जगह पर बहुत सारे फैक्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले अवस्थित कहाँ है, तो उड़ीसा के कोरापुट में, ठीक है। उसके बाद ये अपना बॉक्साइड कहाँ से प्राप्त कर रहा है, तो कोरापुट से ही। बाद बाकी ये दामनजोड़ी और अंगुल को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि ये जो कारखाना है ये अपना विद्युत यानी अपनी बिजली कहाँ से, अंगुल से प्राप्त करता है। और नालको को बनाने में या फिर इसको स्थापित करने में जो सहयोगी देश है वो है फ्रांस। फिर आ जाता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप हिंडैल्को भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, ठीक है। अब देखो ये अपनी जो बॉक्साइट की आपूर्ति है वो कहाँ से करता है, तो यह संयंत्र झारखंड के लोहरदगा और मध्य प्रदेश के अमरकंटक के खानों से बॉक्साइड प्राप्त करता है और रेहंद परियोजना से बिजली प्राप्त करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना अयस्क कहाँ से प्राप्त कर रहा है यानी कि बॉक्साइड कहाँ से प्राप्त कर रहा है और बिजली कहाँ से प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो सहयोगी देश है वो है अमेरिका। तो हिंडैल्को को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है और ये जो अपना बॉक्साइड है वो लोहरदगा झारखंड और अमरकंटक मध्य प्रदेश से प्राप्त करता है और जो अपनी बिजली है वो रेहंद परियोजना से प्राप्त करता है।
और इसको इसमें सहयोगी देश जो है वो है अमेरिका, ठीक है। और ये रेणुकूट कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? सोनभद्र में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो वेदांता समूह की हम लोग बात कर लेते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर वाला कारखाना है। तो भारत में एल्यूमिनियम निर्माण के लिए खदानों, प्रगालकों एवं विद्युत संयंत्रों से संबंध एकीकृत प्रणाली का उदाहरण है। ये पूरा समूह है, वही की बात की जा रही है कि ये एकीकृत प्रणाली का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और उड़ीसा के झारखुड़गा में इसके संयंत्र स्थापित है। तो वेदांता समूह के संयंत्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में और उड़ीसा के झारखुगड़ा में, ठीक है, इसके संयंत्र स्थापित हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाद बाकी वेदांता समूह के संदर्भ में चीज़ें कम ही पूछी जाती हैं। मोस्टली क्वेश्चन नालको, हिंडाल्को और आगे ये जो बाल्को, इंडाल, मालको ये है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में एक जैसे नाम देखने को मिल जाते हैं। फिर देखो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे कि आप बाल्को भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इसको देखोगे तो यह संयंत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो कोरबा में एक ये भी हो गया, वेदांता समूह भी यहाँ पर है और बाल्को भी यहाँ पर है। और इसको देखो बॉक्साइड कहाँ से मिल रहा है? तो ये भी अपना बॉक्साइड मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से प्राप्त करता है। और बिजली देखो कहाँ से प्राप्त कर रहा है? तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से बिजली प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करें तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा में ये बाल्को स्थापित है और यह अपना बॉक्साइड मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से ले रहा है और अपनी बिजली कहाँ से? तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से। उसके बाद देखो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे कि इंडाल कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा के हीराकुंड में अवस्थित है, ठीक है। इसने 1938 में एक निजी कंपनी के रूप में उत्पादन शुरू किया और 1944 में इसे एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में बदल दिया गया। सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है जिसमें कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होती है और सरकार ही इस कंपनी के सारे डिसीजन लेता है, तो इसे ही बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। बाद बाकी इन सब की चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत होगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकालने के लिए संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? इसका मुरी झारखंड में बॉक्साइड खदानों के पास ही स्थित है, ठीक है। मुरी झारखंड में बॉक्साइड भी पाया जाता है और वहीं से एल्यूमिनियम संयंत्र भी स्थापित है इसी इंडाल का। बाद बाकी मेन संयंत्र इसका हीराकुंड में स्थित है। इसकी 3 गलाने वाली इकाइयाँ अलूपुरम केरल में, हीराकुंड उड़ीसा में और बेलगाम कर्नाटक में स्थित हैं। तो मुख्य रूप से ये हीराकुंड में स्थित है, ये ध्यान रखना। बाद बाकी इसकी 3 गलाने वाली जो इकाइयाँ हैं वो अलूपुरम केरल, हीराकुंड उड़ीसा और बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। अब ये बॉक्साइड अपना कहाँ से प्राप्त कर रहा है? तो मुरी झारखंड से। ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। फिर देखो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे माल्को कहते हैं, तो इसकी स्थापना देखो कब? 1965 में हो रही है और कहाँ पर? सेलम के पास मैट्टर एक जगह है, वहाँ पर यह सेवाराय हिल से बॉक्साइड और मैट्टूर हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली प्राप्त करती है, ठीक है। तो सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, सबको पता है। तो इन्हीं पहाड़ियों पर जो बॉक्साइड पाया जाता है वही इस संयंत्र को मिलता है, माल्को को, और उससे यह एल्यूमिनियम बनाता है। और माल्को को जो बिजली है वो मट्टूर हाइडल प्रोजेक्ट से मिलती है, ठीक है, बिजली। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास जयकय नगर में स्थित है, ठीक है। जयकय नगर एक जगह है, कहाँ? पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास, और ये एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वहीं पर स्थित है। इसने अपना उत्पादन कब स्टार्ट किया था? तो 1942 में किया था। उसके बाद देखें इसको बॉक्साइड कहाँ से मिलता है? तो बॉक्साइड इसको मिलता है रांची झारखंड और उंचेरा मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये सारी एल्यूमिनियम कंपनी हो गई। अब देखो दिक्कत ये है कि इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये टोटल प्योर रटने वाली चीज़ें हैं। जब तक हम भारत के भूगोल की अगर हम लोग जैसे बात करें
तो मोस्टली ऐसा होता है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, वो भौगोलिक स्थिति को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए बस मैं तेज़ी से पढ़ते हुए निकल जाता हूँ, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को सुनते रहिए और एक जगह पर चीज़ों को हो सके तो शॉर्ट्स में नोट कर लिया करिए, कि हमें बस, जैसे मान के चलिए अगर हमें बालकों के बारे में शॉर्ट में लिखना हो, ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, अवस्थिति देख लेंगे फटाफट, ठीक है, फिर क्या कर लेंगे कि इसको बॉक्साइट कहाँ से मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, फिर इसको बिजली कहाँ से मिल रही है, ठीक है, उसके सामने ऐसे करके बना लिया और बस हो गए शॉर्ट में ये नोट्स। इसी तरीके से आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें इस तरीके से लिखी मिलती हैं उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। इसीलिए आपके लिए मैंने एक, अगर आपको ये काम नहीं करना है तो मैंने आपके लिए एक सारणीबद्ध जीएस की बुक भी लिखी है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारणीबद्ध जीएस मतलब टेबुलर जीएस, यानी कि पूरी जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं नंबर भी आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं लिख दूँ थोड़ा सा, नंबर है 8630246905, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये है 6905, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस सारणीबद्ध जीएस की बुक को देख सकते हैं। बाद बाकी आप चाहे तो मैं आपको डेमो भी दिखा सकता हूँ, कुछ देखते हैं इसमें कुछ पढ़ा हो उस बुक का। हाँ ये देखिए कुछ पेजेज इसके पड़े हुए हैं, इसको देखिए आप, ऐसे करके वहाँ पर हर चीज़ इस किताब में सारणी के रूप में दी गई है। देखो जैसे चट्टानों का रूपांतरण, वायुमंडल की प्रमुख गैसें, भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्व, हर तरीके से इसमें सारी चीज़ों को टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकते हैं अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और बड़ी तेज़ी से चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। बाद बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो एल्यूमिनियम संयंत्र हम लोगों ने सारे देख लिए, ठीक है, और हम लोगों ने लौह इस्पात उद्योग को भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं वस्त्र उद्योग की, जो कि भारत का प्राचीनतम उद्योग है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत का कौन सा उद्योग प्राचीनतम है, या फिर निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम उद्योग है। तो वस्त्र उद्योग, क्योंकि इसका जो उद्योग है वो एंशियंट टाइम से ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत में तो बहुत पहले से वस्त्र उद्योग स्थापित है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। तो कृषि के बाद दूसरा ये व्यापक उद्योग है, कौन सा, वस्त्र उद्योग। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है, जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस उद्योग में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार मिलता है, तो वो वस्त्र उद्योग में ही मिलता है। अब देखो भारत में इसकी शुरुआत को देखते हैं। तो आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। तो भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर लगाई गई थी, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में, और कब, 1818 में। लेकिन हुआ ये कि ये असफल रही। इसके बाद दूसरी सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी द्वारा लगाई गई थी, ठीक है, जो 1854 में कावास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो दूसरी कपड़ा मिल कौन थी, वो थी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, और कब स्थापित की गई थी, 1854 में, किसके द्वारा, कावास जी डाबर। अब देखो, अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सूती कपड़ा की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी, अगर विकल्प में आपको कोलकाता या फिर फोर्ट ग्लास्टर मिलता है तो आप इसको ही सही टिक करके आएंगे, और यही सही उत्तर होगा। क्योंकि सफल हो या फिर असफल इससे मतलब नहीं है, ये पहली थी, बात ये है। और क्वेश्चन इसी पर आधारित होकर आता है। और जो दूसरी सूती कपड़ा मिल है, अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो ये, अगर फोर्ट ग्लास्टर ना हो और फिर मुंबई दिया हो तब आपका उत्तर मुंबई हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर जो स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, इसी ने भारत में सूती कपड़ा की नींव रखी। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखना। तो वस्त्र उद्योग प्राचीनतम उद्योग है, कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है, और कृषि के बाद यह उद्योग सर्वाधिक लोगों को रोजगार देता है। पहली कपड़ा मिल कोलकाता के फोर्ट ग्लाफ्टर में 1818 में। दूसरी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुंबई में कावास जी डाबर के द्वारा 1854 में। और इसी कंपनी ने भारत में सूती कपड़ा की नींव रखी। अब थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। तो मुंबई भारत में सूती कपड़ों का बृहत्तम केंद्र है। इसको भारत का कार्टनोपोलिस एवं मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो, ब्रिटेन में जो जगह है मैनचेस्टर, वहाँ पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में सूती कपड़ों का उद्योग स्थापित है। तो उसी के ऊपर मुंबई का नाम भी क्या कर दिया गया है, भारत का मैनचेस्टर या फिर कार्टनोपोलिस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का सूती कपड़ों का बृहत्तम केंद्र कौन है? तो मुंबई। या फिर भारत का कार्टनोपोलिस एवं मैनचेस्टर की संज्ञा किसे दी गई है? तो मुंबई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप तुरंत अपने दिमाग में उसको सोचा करिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा। ठीक है, यही चीज़ें कथन में भी आ सकती हैं। तो कथन के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देख लिया है तो कथन सही है या फिर गलत है, इसको पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अहमदाबाद भी सूती वस्त्रों का बृहत्तम केंद्र है। इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। तो बोस्टन यूएसए में एक जगह है, ठीक है, अमेरिका में, वहाँ पर भी सूती कपड़ों का उद्योग व्यापक स्तर पर है। तो उसी पर आधारित अहमदाबाद का नाम भी पूर्व का बोस्टन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और यह भी एक बृहत्तम वस्त्रोत्पादक है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर मुंबई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कानपुर। इस तरीके से मतलब दिशाओं के हिसाब से भी मैनचेस्टर की संज्ञा दे दी गई। तो यहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और ये भी एक बृहत्तम वस्त्रोत्पादक है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इस कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर बृहत्तम वस्त्रोत्पादक के कारण इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला। और कानपुर में भी एक समय पर, वर्तमान में भी है, लेकिन एक समय पर यहाँ पर बहुत सारे वस्त्र कारखाने स्थित थे। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर वस्त्र उद्योग की इतनी प्रगति देखकर ही इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कह दिया जाता था, और वर्तमान में भी इसको कहा जाता है। बाद बाकी देखो, तमिलनाडु में वर्तमान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। तो तमिलनाडु में वर्तमान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। उसके बाद देखो, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? कानपुर में 1876 में। और दूसरी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? 1881 में पंजाब के धारीवाल में। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत का सूती कपड़ों का सबसे बड़ा बृहत्तम केंद्र है क्या? मुंबई। इसको भारत का कॉटनोपोलिस या मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद भी सूती वस्त्रों का बृहत्तम केंद्र है, इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सूती कपड़ों का एक बृहत्तम वस्त्रोत्पादक है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर भी बृहत्तम स्तर पर वस्त्रोत्पादक का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सर्वाधिक सूती कपड़ा वस्त्र मिलें कहाँ पर स्थापित हैं? तमिलनाडु में। भारत में पहली ऊनी वस्त्र, ठीक है, ये ध्यान रखना कि बात यहाँ पर सूती की हो रही है या फिर ऊनी की। तो भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? कानपुर में 1876 में। और दूसरी 1881 में कहाँ पर? पंजाब के धारीवाल में। उसके बाद देखो, हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार मिलान के लिए पूछा जाता है। अब देखो, महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पर बात हो रही है सूती वस्त्र की, ये ध्यान रखना।
सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलान के लिए भी मिलेंगे। महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात में बात करें तो अहमदाबाद और सूरत, तमिलनाडु की बात करें तो कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर और मुरादाबाद, पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता और पंजाब की बात करें तो लुधियाना। ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उसके बाद हम लोग रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र देखते हैं। अभी सूती वस्त्र, अब आ गया रेशम के वस्त्र। तो कर्नाटक में है मैसूर, तमिलनाडु में है सेलम, तंजावुर और कांचीपुरम, पंजाब में है अमृतसर और उत्तर प्रदेश में है वाराणसी व मिर्जापुर। ठीक है, इनको आप लोग देख लीजिए। ये प्योर तरीके से कैसी रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बाद बाकी आप इन चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे और थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें बेहतर आएंगी। ठीक है, यानी कि आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो पंजाब में देखोगे तो धारीबाल, अमृतसर और लुधियाना, महाराष्ट्र में देखोगे मुंबई, उत्तर प्रदेश में देखोगे तो कानपुर और मोदी नगर। तो ये पूरी तरीके से वस्त्र उद्योग जो था वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो आज हम लोगों ने 3 उद्योगों के बारे में पढ़ लिया। एक तो लौह इस्पात, ठीक है, और दूसरा एल्यूमिनियम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया वस्त्र उद्योग के बारे में। 3 कवर कर लिए और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग और भी जो बचे हुए उद्योग हैं उनको पढ़ लेंगे। तो इसके बाद ये भारत में उद्योग जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। उसको खत्म करने के बाद भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कोई और सब्जेक्ट उठा लेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।